पूंजीगत व्यय में इजाफे की असल तस्वीर बता रहे ए के भट्टाचार्य जी, बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी संपादकीय। केंद्रीय सरकार के पूंजीगत व्यय में हाल में हुए इजाफे का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या वास्तव में ऐसे खर्च में तेज उछाल आई है? यकीनन नियंत्रण महालेखाकार द्वारा जारी आंकड़े यही बताते हैं कि अप्रैल-अगस्त 2025 की अवधि में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 4.31 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 43% अधिक है। आश्चर्य नहीं कि इसे एक ऐसी सकारात्मक घटना माना गया जिसके आने वाले महीनों में मदद मिल सकती है और वृद्धि को बल मिल सकता है, खास तौर पर एक ऐसे समय में जबकि निजी क्षेत्र अभी भी नई परियोजना में निवेश बढ़ाने को इच्छुक नहीं नजर आ रहे हैं। यह याद रहे कि पिछले 5 साल में पहली बार सरकार ने 2025-26 में पूंजीगत व्यय में एक अंक में महज 6.5% वृद्धि का अनुमान जताया है, परंतु आरंभिक 5 महीने में अग्रिम खर्च किए जाने से वर्ष के बाकी 7 महीने में दौरान पूंजीगत व्यय में राहत रहेगी। इससे यह 8% की कमी को भी वहन कर सकता है और इसके बावजूद 11.21 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इस राहत के बावजूद इन आंकड़ों पर करीबी नज़र डालें तो मिली-जुली तस्वीर नज़र आती है। जुलाई में केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय में 10% से अधिक की कमी आई और 2025-26 के पहले 4 महीने में ऐसे व्यय में कुल इजाफा कम होकर 33% रह गई। लेकिन अगस्त में हुए तेज इजाफे ने परिदृश्य में सुधार किया और परंतु जब हम विश्लेषण करते हैं कि 43% इजाफे कैसे हुआ, तो अधिकांश विश्लेषक द्वारा दिखाया गया उत्साह कम हो जाता है। अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को अधोसंरचना के क्षेत्र में खपाने को लेकर चिंता दूर नहीं होती। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय से भी 2 व्यापक घटक हैं। पहला घटक है केंद्रीय मंत्रालय और सरकारी उपकरणों को इक्विटी की मदद से दिया जाने वाले पूंजीगत समर्थन। दूसरा घटक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को दिए गए ऋण और उधार से संबंधित, इसमें राज्य भी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय योजना कुछ हद तक ऋण और उधार पर निर्भर है, जो कुल पूंजीगत व्यय का 20% है। इसके विपरीत वर्ष 2024-25 में यह हिस्सेदारी 18% थी। वर्ष 2021-22 में जब मौजूदा पूंजीगत व्यय चक्र शुरू हुआ था, ऋण और उधार की हिस्सेदारी महज 9.9% थी। केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय योजना में ऋण और उधार की हिस्सेदारी में वृद्धि के 2 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, योजनाओं के तहत पूंजीगत व्यय के रूप में योग्य माने जाने वाले कार्यों के लिए ऋण के रूप में धन जारी करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जमीन पर परियोजनाओं के लागू करने के लिए पूर्व योजना की आवश्यकता होती है, जिनकी कमी के कारण अक्सर देरी होती है और वास्तविक व्यय में गिरावट आती है। दूसरा, ऋण का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है और यह उसके द्वारा वादा किए गए सुधारों की श्रृंखला को लागू करने से जुड़ा होता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उच्च पूंजीगत व्यय योजना राज्यों में सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाएगी और देश के विभिन्न हिस्सों में अधोसंरचना विकास होगा, और केवल केंद्र की पहल पर नहीं बल्कि राज्यों की अपनी पहलों के तहत भी किया जाता है। वर्ष 2025-26 के आरंभिक 5 महीनों में यह भी हुआ कि ऋण और उधार के रूप में केंद्र के पूंजीगत व्यय में 175% का इजाफा हुआ और यह 1.0309 लाख करोड़ रुपये रहे। वर्ष 2024-25 की समान अवधि में यह 40,000 करोड़ रुपये था। स्पष्ट है कि उच्च पूंजीगत व्यय से राज्यों तथा अन्य संस्थानों को लाभ मिला है। आश्चर्य की बात नहीं कि राज्यों के पूंजीगत व्यय का हस्तांतरण अप्रैल-अगस्त 2025 में 78% बढ़कर 51,509 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इन ऋण और उधार का संबंध पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से है, परंतु थोड़ा जटिल मुद्दा हो सकता है जिसकी बाद में करीबी पड़ताल करनी होगी। ध्यान रहे कि बिना इस ऋण और उधार के
पहले 5 महीने में पूंजीगत व्यय में इजाफा करीब 23% था। यह अभी भी अच्छा खासा इजाफा है और भविष्य की वृद्धि पर इसका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। लेकिन किन क्षेत्रों में इस प्रकार के व्यय में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया? रेलवे नहीं, इसमें पूंजीगत व्यय में केवल 8% की ही एकल अंकीय वृद्धि हुई और यह 1.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। सड़कों और राजमार्गों को भी केवल 11% की वृद्धि हुई जो 1.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। वहीं आवास और शहरी क्षेत्र में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और यह 9,781 करोड़ रुपये तक रह गया। परमाणु और ऊर्जा पूंजीगत व्यय में 6% से अधिक की कमी आई है। अधोसंरचना क्षेत्र में इकलौता क्षेत्र जिसके पूंजीगत व्यय में तेज इजाफा देखने को मिला और वह दूरसंचार, जहां व्यय इन 5 महीनों में बढ़कर 17,853 करोड़ रुपये हो गया। अन्य जिन क्षेत्रों में इस वृद्धि में उच्च पूंजीगत व्यय हासिल हुआ वे हैं रक्षा, पुलिस, पूर्वोत्तर विकास, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक आश्वस्त करने वाली घटना यह है कि कम से कम इस वर्ष अगस्त तक सरकार को अप्रत्याशित या बिना योजना वाले व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक मामले के विभाग में रखे गए पूंजीगत व्यय का अधिक उपयोग नहीं करना पड़ा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए पूंजीगत व्यय में इजाफा एक दिलचस्प आंकड़ा है। अप्रैल-अगस्त 2025 में इस विभाग का पूंजीगत व्यय बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2024 की समान अवधि में यह केवल 335 करोड़ रुपये था। कुल मिलाकर देखें तो अकेले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इस 5 महीने में कुल पूंजीगत व्यय इजाफा में 1/3 से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि विभाग को पूंजीगत व्यय में यह इजाफा भारतीय खाद्य निगम को उधार मुहैया कराने से संबंधित है। खाद्य निगम इस सहायता को खाद्यान्न की खरीद करता है और इससे आवश्यकता के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह व्यय उस सब्सिडी के बदले समायोजित किया जा सकता है जिसे सरकार खाद्य वितरण पर वहन करती है। यदि यही इसका स्पष्टीकरण है तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की पूंजीगत व्यय योजना की गुणवत्ता पर और भी सवाल खड़े करती है। कुल मिलाकर केंद्र की पूंजीगत व्यय वृद्धि दर स्वस्थ बनी हुई है, लेकिन इस वृद्धि की संरचना को गहराई से जांचना आवश्यक है ताकि यह बेहतर समझा जा सके कि इसका आर्थिक विकास पर प्रभाव कितना असरदार होगा। दूरसंचार में एक मजबूत कदम। नई दिल्ली में चल रहे दूरसंचार सम्मेलन में स्वदेशी 4G स्टैक और भारत में डिजिटल क्रांति प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूरसंचार क्षेत्र को उपलब्धियों को रेखांकित किया और भारत में निवेश, निर्माण और नवाचार की समयबद्धता को उजागर किया। तकरीबन 15 साल पहले की कथित 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले और वर्ष 2007 में हचिसन एक्सेस के अधिग्रहण के बाद वोडाफोन पर अतीत से प्रभावी कर या फिर कंपनियों के समायोजित अलग सकल राजस्व AGR से जुड़े शुल्क पर सरकार बनाम उद्योग जगत जैसे विवादों को छोड़ दिया जाए तो भारत का दूरसंचार क्षेत्र कंपनियों के लिए काफ़ी कामयाबी लाने वाला रहा है। वैसे तो उद्योग जगत पर विपरीत असर डालने वाली कई नीतियों और निर्णयों को या तो बाद में सरल बनाया गया या फिर उन्हें वापस ले लिया गया, लेकिन हाल के दिनों में कुछ नई समस्याएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए उद्योग जगत को कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियामकीय व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। देश के दूरसंचार नियमों को लगातार बदलते डिजिटल जोखिमों के साथ तालमेल वाला बनाने की ज़रूरत है। हालांकि इस बात पर भी कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई कि स्पैम कॉल्स और संदेशों के लिए किसे जिम्मेदार बनाया जाए। सरकार, नियामक, उद्योग जगत तीनों पर अलग अलग नज़रिया रखते हैं। चुनौतियों के बावजूद देश का दूरसंचार क्षेत्र तकनीकी उन्नति क्षेत्र में बेहतर रहा। स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी स्टैक के साथ दुनिया के 5 खास देशों में शामिल होना एक उदाहरण है। इस स्टैक के लिए
सी डॉट ने कोर नेटवर्क का विकास किया, तेजस नेटवर्क ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क मुहैया कराया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सिस्टम इंटीग्रेटर का काम किया। भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और स्वीडन ने 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी की स्टैक विकसित किया है। उपयोगकर्ताओं के लिए इसका अर्थ होगा तेज और विश्वसनीय मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, और उम्मीद है कि यह स्वदेशी तकनीक देश को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ और डिजिटल संप्रभुता प्रदान करेगी। 4G स्टैक एक और लाभ यह है कि इससे सॉफ्टवेयर प्रथम डिजाइन के कारण भविष्य में इसे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नत किया जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए काम में लगाया गया है। यह स्वदेशी 4G स्टैक अब निर्यात के लिए भी तैयार हो रहा है। 4G स्टैक जैसे तकनीक नवाचार के लिए भारत ने 5G के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब देश के हर जिले में 4G की सुविधा है। सितंबर तक देश में 36.5 करोड़ लोग 5G सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। लॉन्च होने के 3 साल के भीतर यह उल्लेखनीय आंकड़ा है। देश में कुल दूरसंचार क्षेत्र भी पहुंच भी एक सकारात्मक संकेत है, जो 86.4% पर है, और कई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत इसमें अभी भी वृद्धि की पर्याप्त संभावना मौजूद है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण भारत से अपेक्षित है, जहां टेली घनत्व 59.3% है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 134.5% तक पहुंच चुका है। दूरसंचार उपकरणों को घरेलू निर्माण और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PIL के कारण भारत ने इसका रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात इस क्षेत्र की सफलता कहानी में नया आयाम जोड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2014 में अब तक मोबाइल फ़ोन उत्पादन 28 गुना और निर्यात 127 गुना बढ़ा है। हालांकि दूरसंचार क्षेत्र को अग्रणी बनाए रखने के लिए सेवा प्रदाताओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में भारत के लिए दूरसंचार क्षेत्र के 2 कंपनियों का दबदबा कायम होने की बढ़ती चिंता का समाधान जरूरी है। दूरसंचार कंपनियों को अपनी टैरिफ की संरचना को व्यवस्थित करना होगा, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूरसंचार सम्मेलन में कहा कि 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह स्मॉल उद्योग के लिए भी टिकाऊ नहीं हो सकता। बैंक और बीमा कंपनियों की शिकायतों पर गंभीर तमाल बंदोपाध्याय जी लेखक है उसका। कई बार पेंशन या अन्य सेवाओं के लिए लोगों को बैंकों में चक्कर काटने पड़ता है और बाद में ऊपरी स्तर से हस्तक्षेप के बाद ऐसे मामले का समाधान हो पाता है। ऐसे कई तथ्य और जुड़े आंकड़े हैं जो बैंकों और बीमा कंपनियों के बही खाते में नज़र नहीं आते। इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक होते हैं और जो लोगों के मन में इस संस्थाओं की विश्वसनीयता के बारे में असर डाल सकते हैं। सक्षम निगरानी से बैंकिंग और बीमा संस्थानों में उत्पीड़न, खराब सेवाएं और मनमाना व्यवहार जैसी समस्या दूर की जा सकती हैं। दूसरी तरफ उदासीनता और सहानुभूति का अभाव और विश्वास पैदा कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ता अंततः इससे दूर जाने लगते हैं। इसी संदर्भ में प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है। यह सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान करने की क्षमता के आधार पर मंत्रालय को पदानुक्रम रैंकिंग तय करता है और सितंबर में जारी DARGP की नवीनतम रिपोर्ट अगस्त आंकड़े पर आधारित में कहा गया कि केंद्रीय और प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड करीब 500 पूंजीगत शिकायतों के साथ 42 मंत्रालय विभागों में रैंकिंग में पहले पायदान पर रहा। इसके बाद दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, भू संसाधन विभाग और विद्युत मंत्रालय का नंबर आया। वित्तीय सेवा विभाग का भी बीमा प्रभाव 22वें पायदान पर रहा। इसका संबंध बैंकिंग प्रभाव 14वें स्थान पर। DARGP मंत्रालय एवं विभाग के 2 श्रेणी समूह A, समूह B में विभाजित किया गया है। पहले समूह 500 या इससे अधिक शिकायतों वाले विभाग और दूसरे समूह 500 से कम शिकायतों वाले विभाग आते हैं। इनकी नवीनतम रिपोर्ट और दूसरी श्रेणी में 48 मंत्रालय विभाग शामिल हैं। DAF का पेंशन सुधार विभाग इसी सूची में शीर्ष पर है, जबकि इसके बाद आयुष मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और नीति आयोग आते हैं।
DARPG प्रशासनिक सुधार एवं लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए जवाबदेह हैं, खास कर वे जो केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित हैं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत काम करने वाले DARGP केंद्रीकृत लोक शिकायत विभाग निवारण एवं निगरानी प्रणाली में काम काज पर नज़र रखता है। इसके संबंधित मंत्रालय की निगरानी में आने वाली इकाइयों को रैंकिंग तय करने के लिए शिकायत निवारण एवं आकलन सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक कार्यकुशलता, प्रतिक्रिया, विशिष्ट ज्ञान एवं संगठनात्मक प्रतिबद्धता आदि मोर्चे पर स्कोर तय करने के लिए CPGRAMS डेटा का इस्तेमाल करता है। इसकी शुरुआत और DARPG ने जून 2007 में की थी और यह पोर्टल सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग से जुड़े मोबाइल ऐप के जरिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में मोबाइल आधारित शासन व्यवस्था बढ़ाने के लिए उमंग का विकास किया है। उमंग के जरिए देश के सभी नागरिक पूरे देश में ई सरकारी सेवाएं केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक ले सकते हैं। शिकायतों की स्थिति का पता एक विशिष्ट पंजीयन इकाई द्वारा लगाया जा सकता है जो शिकायत दर्ज करने के समय प्राप्त होता है। अगर कोई शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है। मंत्रालय की रैंकिंग इस बात से तय होगा कि वे समस्याओं के समाधान किस तरह करते हैं। वित्तीय क्षेत्र के ग्राहक के लिए अच्छा बात यह है कि DAFS द्वारा शिकायतों के निवारण में निरंतर सुधार दिख रहा है। इसका बैंकिंग प्रभाग भी अपने रैंक से तेजी सुधार कर रहा है और अप्रैल में 24वें स्थान से सुधर कर वह अगस्त में 14वें स्थान पर पहुंच गया। इसी अवधि के दौरान बीमा प्रभाग की रैंकिंग 30वें स्थान में सुधार कर 12वें स्थान पर आ पहुंची। इसके पेंशन सुधार विभाग प्रदर्शन शानदार रही जो अप्रैल में 14वें स्थान से अगस्त के शीर्ष पर पहुंचा। अगस्त 2025 में DAFS ने 74.38% का निपटारा किया जो कुल 60.22% अप्रैल की अपीलों की सुनवाई की। बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी 22,013 शिकायतें थी जिनमें से 16,985 का निपटान किया गया। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से DAFS अधिकतम संख्या में शिकायतें दर्ज होने की चुनौती की सामना कर रही हैं। विश्व बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स 2025 के अनुसार भारत में 89% वयस्क लोगों के पास वित्तीय खाते हैं। सितंबर 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कम से कम 56.6 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते हैं। वित्तीय खंड में शिकायतों का निपटारा करना आसान नहीं क्योंकि ये बैंक शाखाओं को देर से खुलने से लेकर कंपनी ऋण से जुड़े पेचीदा मामले, प्रोसेसिंग फीस और आवास ऋण सहित कई बातों से संबंधित होते हैं। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 155 शिकायतों को छोड़कर DAFS ने सारी शिकायतों का निपटारा खुद तय 21 दिनों के आधारित समय अवधि के भीतर किया। समय सीमा GRAI की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि उपभोक्ताओं के कितने समय तक समाधान पाने के लिए धैर्य रख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केवल 24 शिकायतों के निपटान के निर्धारित 21 दिनों से अधिक समय लग गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC और निजी बैंकों के मामले में 89 शिकायतों के निपटान में 21 दिनों से अधिक समय लग गया। DARPG ने अधिक अपील के निपटाने के लिए 30 दिनों की समय अवधि तय की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सभी अपीलों के निपटारा 30 दिन के भीतर कर दिया जबकि NBFC एवं निजी बैंकों के पास 20 अपीलों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर नहीं हो पाया। विभिन्न मंत्रालयों के लिए GRAI सूचकांक के मानदंड अलग अलग हैं। DFS के लिए ये 4
मानदंडों पर आधारित है। इसमें कार्य दक्षता 45% भारांश रखता है। इसके निर्धारण 21 दिनों के भीतर समाधान में लगने वाले औसत समय और विचाराधीन मामले के आधार पर होता है। प्रक्रिया फीडबैक को 30% योगदान मिलता है, जो संतोषजनक टिप्पणी दायर अपील की संख्या पर आधारित है। संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट जानकारी को 15% भारांश दिया जाता है। इसके लिए अति आवश्यक शिकायतों का अनुपात और वर्गीकरण की पर्याप्तता को आधार बनाया जाता है। संगठनात्मक प्रतिबद्धता को 10% भारांश मिलता है, जिसका निर्धारण कंपनी आवंटन बनाम प्राप्त शिकायतकर्ताओं के आधार पर होता है। डीएफ ने हाल में इसे बैंकिंग एवं बीमा इकाइयों के लिए समायोजित किया है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान से जुड़ा मानदंड हटा दिया है और 55% भारांश कार्य दक्षता, 35% प्रतिक्रिया और 10% संगठनात्मक प्रतिबद्धता को दिया है। मासिक रैंकिंग से बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच ग्राहक सहायता कस्टमर केयर के मोर्चे पर प्रतिबद्धता काफ़ी बढ़ गया है। CPGRAM पोर्टल को बैंकों एवं बीमा कंपनियों के ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़कर बेशक समय सीमा अवधि और घटाई जा सकती हैं। इससे CPGRAM पर सौंपी शिकायतें वास्तविक समय में अलग अलग इकाइयों तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी दौरान प्रणाली को वाजिब शिकायतों की पहचान कर उन्हें अक्सर इरादतन भेजी जाने वाली शिकायतों के बीच अंतर कम करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान अधिक केंद्रित करने, इसके त्वरित निपटारे और ग्राहक जिनके लिए वे अस्तित्व के साथ हो उसे आश्वस्त करने में मदद मिलेगी। डाक विभाग की कमियों को दूर किए जाए। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दौरान सरकार और डाक विभाग से संबंधित योजना और डाक विभाग के अन्य कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं। दुनिया में डाक विस्तार और ये सुगम हो, इसके लिए विश्व के लगभग 22 देशों में 9 अक्टूबर 1874 को एक संधि पर हस्ताक्षर कर जनरल पोस्टल यूनियन का गठन किया गया। भारत 1 जुलाई 1876 को पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। भारत गांवों का देश है और आज भी यहाँ काफ़ी हद तक डाक प्रणाली की बहुत अहमियत है, क्योंकि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ कोरियर सर्विस नहीं वहीं डाक के ही लोगों को पत्र और दूसरे बहुत से सामान पहुँचाते हैं। गाँवों तक बैंकों का विस्तार करना मुश्किल है, इसलिए डाक विभाग के जरिए ही लोग पैसे भेजने का काम करते हैं। आज के युग में डाक विभाग की अहमियत मंद पड़ने लगी है। इससे देख सरकार डाक विभाग को बैंकिंग काम में लाने लगी है। डाक विभाग में लोग बचत खाते खुलवा सकते हैं और कई सरकारी योजना जैसे सुकन्या समृद्धि योजना आदि लाभ ले सकते हैं। देश के डाक विभाग भी नई तकनीक अपना रहा है। इसका मनी ऑर्डर अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाने के कारण पहले के मुकाबले जल्द पैसा पहुंच जाता है। स्पीड पोस्ट के जरिए पत्रों को भी जल्दी गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। फिर भी डाक विभाग के कुछ कमियां अभी भी बाकी हैं। बैंकों के मुकाबले डाक विभाग में तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है। पैसा निकलने के लिए डाक विभाग के ATM भी अधिक नहीं है। सरकार को डाक विभाग का आधुनिकीकरण और इससे नई तकनीक का विस्तार भी बैंकों की तर्ज पर जल्दी करना चाहिए, जिससे डाक विभाग का अस्तित्व बचा रहे। भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था जरूरी। प्रशासन और आमजन के पारस्परिक सहयोग से भगदड़ हादसे को टाला जा सकता है। आयोजक स्तर पर भीड़ प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्था करना और लापरवाही हेतु जवाबदेह तय करना चाहिए। पुलिस अकेले भीड़ पर काबू नहीं रख सकता। अब तक की आम जनता स्वयं अपनी रक्षा हेतु समाधान नहीं करते। इसे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना होगा। भीड़ प्रबंधन के रियल टाइम निगरानी जरूरी। भगदड़ हादसे को रोकने के लिए सुनिश्चित भीड़ प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए कार्यालय स्तर की क्षमता को अधिक लोगों को प्रवेश न दें। प्रवेश और निकास द्वारा चौड़े और स्पष्ट होने चाहिए। भीड़ की गति और घनत्व की रियल टाइम निगरानी के लिए CCTV और सेंसर का उपयोग हो। आपातकाल के लिए स्पष्ट निगरानी मार्ग और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टीम अनिवार्य है। सुरक्षा नियमों का सख्त पालन और लोगों में जागरूकता फैलाना दीर्घकालिक समाधान है।